गुड मॉर्निंग बच्चों। होमवर्क में डाउट है कुछ? ठीक है, फिर डाउट बताना स्टार्ट करो। पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही डाउट है। 138 सैबियो, ये इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना तो पंकज सर से डिस्कस कर लिया करो। वो बताएंगे, या अगर उनको नहीं पता होगा तो कॉलेज से पूछ के आपको बताएंगे ना। एडमिशन का सारा काम भी पंकज सर को ही दिया गया है। चलो अब डाउट स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 में देखो क्या बोला गया है। Which of the following sets cannot enter into the list of fundamental physical quantity in any system of unit? देखो पहला वाला जो बोला गया उसमें क्या है, लेंथ है, मास है और वेलोसिटी है। देखो आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनानी है तो लेंथ, मास और टाइम चाहिए ना। वेलोसिटी में टाइम आ जाएगा। कैन होना चाहिए वहां पर। और इसका आंसर क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है।
इसका बी होना चाहिए आंसर, तो बी होना चाहिए इसका आंसर। देखो क्योंकि इसमें देखो क्या है, लेंथ दिया है, टाइम दिया है और वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी भी क्या होगा, लेंथ ओवर टाइम। तो इस बी वाले में देख लो, बी वाले में मास वाला टर्म आ ही नहीं पाया, बी वाले में मास का टर्म आ ही नहीं पाया। जैसे ए में देखो कि लेंथ आया, मास आया, और टाइम के लिए लेंथ अपॉन टाइम, तो इसके थ्रू टाइम भी आ जा रहा है, तो लेंथ मास टाइम तीनों आ गया ये ऑप्शन में। लेकिन इसमें क्या है, मास का टर्म बन ही नहीं पाया, लेंथ टाइम और उसी का रेशियो है थर्ड वाला। तो लेंथ मास टाइम तीनों आपने लिया ही नहीं, तो मास के टर्म के लिए अब क्या करोगे, कुछ आपने लिया ही नहीं है। सी ऑप्शन में देखो मास है, टाइम है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगा। तो मास लेंथ टाइम तीनों ले लिया आपने डी सी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में लेंथ है, टाइम है, मास है, तो ये सब सही है, ये आप नहीं ले सकते। तो यही आपका आंसर है ना, कैनॉट ही सही क्वेश्चन है। बच्चों समझ आया? बी ऑप्शन में मास नहीं है तो वही होना चाहिए। सिद्धि ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा सिस्टम नहीं बना सकते इन चारों में से। तो आपको देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना है, तो लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को वाला, तीनों को चाहिए ना आपको। अगर आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हो तो लेंथ, मास, टाइम, ये तीन टाइप की चीजें चाहिए आपको। लेकिन बी ऑप्शन में मास वाला टर्म बना ही नहीं है। वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ टाइम और ये फिर से वही लेंथ टाइम है, तो ये नहीं हो सकता। बाकी सब में देखो आ रहा है मास टाइम, यहाँ पे लेंथ आ जाएगा, यहाँ पे लेंथ टाइम मास ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे भी वेलोसिटी मतलब लेंथ आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया बच्चों? अगला देखो, अगला कौन सा था, थर्ड वाला ना। थर्ड में देखो क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी। अगर यूनिट ही नहीं है ना, आपने देखो देखा था कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता था और कुछ एक का लेकिन डायमेंशन नहीं होता था। यूनिट होने के बाद भी डायमेंशन नहीं होता था, जैसे एंगल वगैरह। तो आपको बोला गया कि अगर कोई हमने यूनिट लेस क्वांटिटी दी, अगर यूनिट भी नहीं है, यूनिट होने के बाद भी डायमेंशन लेस हो सकता था, और यूनिट भी नहीं है, जैसे कोई कांस्टेंट ले दिया कहीं पर, कोई कांस्टेंट है केवल 5, तो इसकी ना तो यूनिट होगी ना डायमेंशन होगी ना। जब यूनिट को देख के यहाँ डायमेंशन लिखोगे ना, आप समझो ना, यूनिट को देख के ही आप डायमेंशन लिखते थे, अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन हो ही नहीं पाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ना। थर्ड बच्चों समझ आ रहा है? अगर एक केवल कांस्टेंट लिख दो 5, 3 कुछ भी, जिसका ना तो यूनिट है ना, यूनिट नहीं होगा तो उसको देख के कोई डायमेंशन भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी होती ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है, केवल कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं ना। जैसे आपने टाइम पीरियड के लिए लिखा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, तो अब देखो ये वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट है ना, इसका ना तो कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है ना, इसका यूनिट डायमेंशन है, इसका है, इसका है। ये यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हाँ, यूनिट लेस क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है ना, ये बताया भी था, डायमेंशन लेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है, बट यूनिट लेस क्वांटिटी का सी होगा ना, मे हैव यूनिट। डायमेंशन लेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे कांस्टेंट है।
एक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एक प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट है, तो दोनों चीजें वो पॉसिबल है। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों चीजें पॉसिबल है, थीटा के लिए यूनिट होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगा, 2 पाई के लिए ना तो यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी ना, डायमेंशन लेस, दोनों डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सिद्धि आज रात में सोई नहीं है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमेशा वन होगा ऐसा कहाँ पढ़ लिया? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, कांस्टेंट्स ये सब होते हैं ना, तो सब वन होते हैं। क्या बोल रही है? अनम्यूट करके बता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरी बात, क्या बोलना चाह रही थी? जल्दी बता भाई सिद्धि। देखो इन सब क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले भी लिखाया था, इन सब क्वेश्चंस के लिए आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो जिनका भी यूनिट होगा उनका डायमेंशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं, लेकिन एक डायमेंशन लेस। फोटो भेज दिया। पहले ये बात में हम लोग ने क्या डिस्कस की थी, अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट है तो उसका डायमेंशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके एग्जांपल भी हमने देखे थे ना। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी का, फिर वही बात हो जाएगी, डायमेंशन है तो यूनिट तो होगा ही, अगर कोई क्वांटिटी का डायमेंशन है तो यूनिट तो होगा ही ना। डायमेंशन को देख के आप यूनिट लिख दोगे, अगर डायमेंशन है तो यूनिट होगा ही, लेकिन यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बस यही आपका स्टेटमेंट है, इसी को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। इसमें कोई डाउट है इस पॉइंट में? नॉन जीरो डायमेंशन मीन्स कुछ उसका डायमेंशन है। अगर कोई चीज का डायमेंशन नहीं है तो उसका डायमेंशन को आप वन लिख सकते हो, अगर किसी चीज का डायमेंशन नहीं है तो उसके डायमेंशन को आप वन लिख देते हो। जैसे 2 पाई का डायमेंशन नहीं है, थीटा का डायमेंशन नहीं है, तो उसके डायमेंशन को आप वन लिख सकते हो। सिद्धि का ये डाउट था, समझो ना। जैसे प्लेन एंगल के लिए आपने लिखा है लेंथ अपॉन रेडियस, तो लेंथ का भी डायमेंशन नहीं है, रेडियस का भी डायमेंशन नहीं है, दोनों के डायमेंशन कट गए तो आप उसको वन लिख सकते हो जरूरत पड़ने पे। ठीक है बच्चों, आगे चलें।
तो तुम लोगों ने डाउट पूछ पूछ के पसीने निकाल दिए भाई, ऐसा डाउट पूछना शुरू किया। ये स्टेटमेंट तो पहले लिखा दिया था, इसी में तुम लोग घूम गए एकदम। जब सो के उठा तो लग रहा था मौसम ठंडा है आज, अभी मेरे को पसीने निकल रहे हैं भाई। ऐसे खतरनाक डाउट पूछने लगे तुम लोग। आगे बताओ। ये बस देखो, ये छोटी सी बात है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, इसी को कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा, आपको बता देना है ना। इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यूनिट होगा तो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों एग्जांपल आपके पास है। डायमेंशन हुआ मतलब वेलोसिटी, स्पीड, ये सब डायमेंशन वाले हैं, एंगल वगैरह बिना डायमेंशन के। और डायमेंशन होगा तो डायमेंशन को देख के यूनिट तो लिख ही दोगे। बस यही छोटी सी बात है, इसी को आप जब भी बोला जाए अपना बेसिक याद करो और फिर आंसर करो। आप पूछे जाते हैं ना, ऐसे मजाक थोड़ी करूंगा यार कि जो पूछे जाते नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं अपन। फोर्थ देखो, आज तो लाइन लगा दी तुम लोगों ने। वैल्यू ऑफ जी हमें बताना है सीजीएस सिस्टम में। जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में बताना है। तो जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में बताना है, तो उसके लिए आप एक तो डायमेंशन का यूज कर सकते हो, n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पावर में a, l1 बाई l2 पावर में b, t1 बाई t2 पावर में c। ठीक है। अब यहाँ पर n1 की वैल्यू आपको दी है 6.67 इंटू 10 के पावर -11, और यूनिट कितनी है इसकी ना। अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखे जी का, तो वो क्या है, यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी बाई केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। तो इसको देख के डायमेंशन फॉर्मूला लिख दोगे। न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma, तो वो लिख दिया। मीटर के लिए क्या लिखोगे, एल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, केजी बाय केजी का स्क्वायर, मतलब m के पावर -2। तो ये m वाले सारे टर्म एक साइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m-1 l के पावर 3 t के पावर -2। अब आपको देखो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू डाल दो, सॉल्व हो जाएगा। अब n2 इक्वल टू आ जाएगा n1 मतलब 6.67 इंटू 10 के पावर -11। आपको देखो सीजीएस में बताना है, सीजीएस मतलब m1 की जगह क्या लिखोगे, m1 तो केजी में था, नए वाले में क्या है, ग्राम में आ गया है। और पावर में ए की वैल्यू कितनी डालोगे, -1। फिर L1 क्या था, मीटर में, सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा, पावर में 3। और टाइम तो सीजीएस हो या एसआई सब में पावर, टाइम तो सेकेंड ही होगा। तो ये टर्म कट जाएगा, इसको कट करोगे तो 10 के पावर 3 आ जाएगा, यहाँ कट करोगे तो 10 के पावर 2 आ जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर -3 +6। ये देख लो 10 के पावर 3 मतलब 6 हो जाएगा, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गया। तो 6.67 इंटू 10 के पावर -11, यहाँ से +3 आएगा तो 10 के पावर -8। तो ये हमारा सीजीएस में यूनिट कन्वर्ट करके आ गया। समझ आया बच्चों? नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो n1u1 इक्वल टू n2u2, और सारी यूनिट लिखो सीजीएस में और एसआई में, और कट करो उनको। आगे बताओ बच्चों। 8th 7th
गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन। आज लाइट नहीं है तो ये बार बार नेट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देखो बच्चों, इसमें 7th में बोला गया है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम। यूनिट ऑफ फोर्स बताना है ना आपको। यूनिट ऑफ फोर्स बताना है, तो अगर मान लो हमने 1 न्यूटन लिया है साइज सिस्टम में, तो नए सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो आप फिर से ये लगा दोगे, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर में A, L1 बाई L2 पावर में B, T1 बाई T2 पावर में C। फिर हमें न्यूटन को चेंज करना है ना, तो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है? MLT-2। तो ए बी सी की वैल्यू पता है बच्चों? यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, और अब वैल्यू डालो यहाँ पे। N2 इक्वल टू 1 न्यूटन को कन्वर्ट करके बताना है कि नए सिस्टम में कितना होगा। और यहाँ पे M1 M2 की भी वैल्यू डालता जाता हूँ ना। M1 मतलब पुराने सिस्टम में M1 मतलब केजी, और नए सिस्टम में मास मतलब 10 ग्राम, पावर में 1। ए की वैल्यू 1 आई है ना यहाँ पे, देखो ए मतलब क्या होता है? एम का पावर ये है ना, एल का पावर ये बी है, और टी का पावर सी है। तो ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, एल की वैल्यू, बी की वैल्यू 1, और सी की वैल्यू -2। फिर L1 की वैल्यू, पुराने सिस्टम में मीटर होता था, नए सिस्टम में है 10 सेंटीमीटर, और पुराने सिस्टम में टाइम सेकेंड था, इसमें 0.1 सेकेंड है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या हो जाएगा? ग्राम से केजी कट होगा तो कितना आएगा? ऊपर 1000 आएगा। सेंटीमीटर से मीटर कट होगा तो ऊपर 100 आएगा, और 0.1 सेकेंड से ऊपर का 1 कट होगा तो 10 आ जाएगा। तब देखो ये पूरा कितना हो जा रहा है? 1 × 10 के पावर, देखो यहाँ पे ऊपर 3 है, नीचे 10 है ना, तो नीचे 10 है, ऊपर 1000 है, तो 100 बचेगा। यहाँ पे ऊपर 100 है, नीचे 10 है, तो यहाँ से 10 बचेगा, और यहाँ ऊपर 10 के पावर -2 बचेगा ना, यहाँ देखो -2 भी है पावर में। तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा। मतलब नए सिस्टम में मास में क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, तो 100 ही तो लिखा ही है, 10 के पावर 2 100 ही होता है। सिद्धि, आज तो पक्का ही लग रहा है तू फुल मचाने वाली है। 10 के पावर 2 मतलब 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? नए वाले में आपको यूनिट बतानी है, नए वाले में यूनिट बतानी है, मतलब 1 न्यूटन बराबर है 10 इंटू न्यू यूनिट। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 0.1 न्यूटन। एक बार आंसर चेक कर लो। आपने ये निकाला अभी कि 1 न्यूटन नए यूनिट सिस्टम में कितने के बराबर है, और आपको पूछा क्या गया है? नए यूनिट सिस्टम में 1 यूनिट की वैल्यू न्यूटन में कितनी है। मतलब N2 1 था, सॉरी, यहाँ पर N2 1 था, N1 निकालना था। क्वेश्चन समझो, N2 1 था और N1 निकालना था। यूनिट ऑफ फोर्स मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी नए सिस्टम में। लैग है बच्चों क्या? लैग थोड़ा तो आज दिक्कत लग रहा है, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है।
लैग आ रहा है क्या कुछ? नहीं नहीं यार, छुट्टी नहीं दे सकते भाई, कोर्स भी टाइमली खत्म कराना है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ऐसे एक एक क्लास में अगर हम लोग मस्ती करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। चलो बच्चों, आगे का बताओ। अब 8वां करना है। 1 से 8 तक में तुम लोगों ने, मैं बोलने जा रहा था 2 और 6, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, तब तक आर्यन ने डाल दिया कि छठा नंबर भी बताना है। सब पूछ डाला आज तो तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इनके सोल्यूशन भी मैंने भेजे हैं, एक बार वो भी पूरा ट्राई करने के बाद देख लिया करो। क्या बात करो, विजय सर की क्लास में 100 वॉचिंग हो रही है? चलो अच्छा है, अच्छा है। ग्रेविटी का नाम फैला रहे हैं सर। सर है ही है अपने इतने टैलेंटेड कि दूर दूर से लोग आते हैं सर का नाम सुन के। नहीं नहीं यार, मेरे को मूड नहीं है अनअकैडमी में आने का। हाँ ठीक है यार, वो जाने दो यार, पब्लिक प्लेस है वो, समझ, जो अपने ग्रेविटी की बात अलग है यार। कुछ भी सर, ये सब। श्री राम भी आए थे क्लास में, अच्छा। यार अब यार मैं, एक्चुअली वो अन अकेडमी में एक तरह से हो गया कि आप दूसरे क्या जाके पढ़ा रहे हो ना यार, वो मेरे को जमता नहीं है। सर का भजन सुन के सर, अच्छा अच्छा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 6th वाले में, डेंसिटी ऑफ वुड दिया हुआ है इन सीजीएस सिस्टम, तो एमकेएस में बताना है। अबे यूनिट कन्वर्ट करा रहे हो यार, आर्यन क्यों मजे ले रहे हो? यूनिट कन्वर्ट करने में क्या ही हुआ है? डेंसिटी का, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? मास ओवर वॉल्यूम। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml⁻³ तो अब लिख दो यहाँ पर, n2 इक्वल टू m1 पावर में a, l1/l2 पावर में b। टाइम है ही नहीं है, तो टाइम वाला टर्म यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपको सीजीएस में वैल्यू दी हुई है 0.ग्राम, 0.5 ना, n1 की वैल्यू 0.5 है। सीजीएस में मतलब पहले वाले यूनिट में मास को ग्राम में लिया गया है, और एमकेएस में मास को किस में लेते हैं? केजी में। पावर कितना है यहाँ पे? m का पावर 1 है ना, तो a की वैल्यू 1 है। L1 की वैल्यू सीसी है ना, मतलब सीजीएस है, सीजीएस में सेंटीमीटर में होता है और एमकेएस में मीटर में होता है। यहाँ पे -3 है। कर दो सॉल्व। जो नहीं रहेगा आप उसको हटा दो, वो 1 ले लो। अब 8वां करते हैं। आज तो तगड़ा होमवर्क हो रहा है। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इक्वल टू p0 e⁻, कल रात को बैठ के मैंने अच्छे अच्छे कलर सेलेक्ट कर रहा था कि किससे लिखूं कल। क्या पता था कि सुबह उठते ही नए नए कलर से होमवर्क करना पड़ेगा। वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम, देन कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ई के पावर में कुछ भी रहेगा, तो ई का ये जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है? डायमेंशन वाला होता है या डायमेंशन लेस होता है?
बताओ बच्चों, ये वाला पार्ट डायमेंशन वाला होगा या डायमेंशन लेस होगा? डायमेंशन लेस होगा ना। डायमेंशन लेस कब हो पाएगा? यहाँ टी स्क्वायर है, अगर यहाँ टी स्क्वायर है तो इसका पावर में टी के पावर -2 होगा, तभी ना टी के पावर -2 और इसका टी के पावर 2 दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे। डायमेंशन कटना चाहिए ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख देते हो, अल्फा इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाना चाहिए? 1। मतलब अल्फा का डायमेंशन कितना हो जाना चाहिए? 1/t²। टी का मतलब कैपिटल टी में लिखोगे इसको, तो ये आ जाएगा टी के पावर -2। एट समझ आया बच्चों? क्वेश्चन तो बहुत हार्ड हार्ड लग रहे हैं ये। अगला है 13। 12th भी है। 12th देखो बच्चों, अभी मैंने ये पेन की थिकनेस थोड़ी कम की है, ये अच्छा लग रहा है। पुराना वाला बहुत बाद में देखने में अजीब सा लगता था मुझे। देखो बच्चों, इसमें 12th अच्छा क्वेश्चन है, 12th देख लेते हैं। 12th में देखो, जैसे आपको बोला गया है, इनमें से कौन सा मेथड आप डायमेंशन एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज टू डिराइव द फॉलोइंग रिलेशन। तो तीनों में देख लो डायमेंशन हाई नहीं है, एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पे ये जो लैम्डा टी है, ये आप कैसे डिराइव करोगे? ये तो डायमेंशन लेस है। अगर कोई चीज डायमेंशन लेस होगी तो आप डिराइव कैसे कर पाओगे? हाँ, डी आएगा। इसका क्या आंसर दिया है? आंसर चेक करो बच्चों, डी दिया है ना। क्योंकि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सब में वही दिक्कत है, बी में भी साइन थीटा का टर्म आया है। अब साइन के अंदर जो भी होता है सब डायमेंशन लेस होता है, तो क्या कंपेयर करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? प्लस वो एडिशन का भी फॉर्म है। हाँ, अभी तो देखो, ये वैसे तो पता ही नहीं है आपको कि ये सब लिखा क्या है। ये लग रहा होगा क्या ये चाइनीज में लिखा हुआ है। सी में भी देखो दो टर्म का एडिशन हो रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर दो टर्म का एडिशन है तो भी डायमेंशन एनालिसिस से आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी डायमेंशन वही है, इसका भी डायमेंशन यही है। तो एक टर्म लिखूं या दो टर्म लिखूं, आप कैसे पता करोगे कि कोई क्या होगा क्या नहीं? एक तीसरा और लिख दूं एनर्जी का टर्म, वो है या नहीं, अब आप कैसे पता करोगे? डायमेंशन एनालिसिस में एडिशन वाला नहीं चलता है ना, केवल आपका मल्टीप्लीकेशन वाला चलता है। देखो, हम लोगों ने जो टाइम पीरियड डिराइव किया था उसमें क्या था? मल्टीप्लीकेशन था। एल के पावर में था, जी के पावर में था, मास के पावर में था, मल्टीप्लीकेशन में था। अगर कुछ यहाँ एडिशन हो जाता तो नहीं डिराइव हो पाता, तो इसमें एडिशन आ गया है ना। 12th का डी ऑप्शन ही हो पाएगा। बच्चों, समझ आई ये बात? 13th देखो अब। 13 में देखो क्या है, विस्कस फोर्स एफ इज गिवन बाय ईटा ए इंटू गामा। ईटा एंड ए आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड एरिया। ये देखो 13 में लिखा हुआ है अटेम्प्ट आफ्टर फ्लूइड, तो इसको छोड़ दो ना, अभी आपको पता ही नहीं है ईटा क्या होता है, विस्कस वगैरह क्या होता है, तो क्या ही करके फायदा।
छोड़ दो इसको। अटेम्प्ट आफ्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट बताओ बच्चों। और 2-3 बच्चे हैं, वो भी करवाई दो। अबे समरन, नींद से जग रहे हो क्या? फर्स्ट में इतना टाइम वेस्ट कर चुके, हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके फर्स्ट। समरन अलग से मैसेज कर रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। लेट आए हो लग रहा है तुम। फर्स्ट तो फर्स्ट टाइम ही बता दिया था मैंने, सबसे पहले फर्स्ट ही बताया था। इलुस्ट्रेशन 10। अच्छा रीस्टार्ट। अबे यार समरन, तुम अलग ही मजे ले रहे हो। एक बार करके ही मैं घबरा गया, तुम बोल रहे हो रीस्टार्ट करिए। इलुस्ट्रेशन 10। इलुस्ट्रेशन 10 देखो बच्चों, वही यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। इलुस्ट्रेशन 10 में देखो क्या बोला गया है। इफ यूनिट ऑफ मास इज टेकन 1 kg, मास की यूनिट ले ली गई है 1 kg, टाइम की यूनिट ले ली गई है 1 मिनट, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिया गया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ये यूनिट ले ली गई है। तो आप देखो ना यहाँ पे, इसमें मास आ गया, टाइम आ गया, लेंथ यहाँ पर आया है ना, हमें लेंथ भी चाहिए था ना, तो लेंथ अलग से उन्होंने दिया है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो, अगर आपको एक्सेलरेशन की यूनिट पता है तो वहां से आप लेंथ की यूनिट निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको कन्वर्ट करने में लेंथ भी चाहिए, मास चाहिए, टाइम चाहिए, लेंथ चाहिए। तो अब लेंथ का पहले यहां से निकालो। लेंथ का कैसे निकालोगे, तो आप सोचोगे कि एक्सेलरेशन जो होता है उसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है। लेंथ LT-2 होता है ना, होता है कि नहीं बच्चों। एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2। तो इसका मतलब L का हमारा क्या हो जाएगा, A इंटू टी। मतलब ए और टी का जो यूनिट होगा वो ऐसे रखेंगे तो हमें एल का डायमेंशन पता चल जाएगा। मतलब एल की यूनिट कितनी हो जाएगी, एल की यूनिट हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर ना, टाइम का स्क्वायर डालोगे तो मतलब लेंथ की जगह 9.81 मीटर। नए यूनिट सिस्टम में लेंथ कितना है आपका, 9.81 मीटर। मास पता है नए यूनिट सिस्टम में, टाइम पता है नए यूनिट सिस्टम में, लेंथ भी पता चल गई नए यूनिट सिस्टम में। अब आप जो पहले करते तो वैसे ही कर दोगे। समझ आ रहा है बच्चों। अब आप लिख दो, जैसे यूनिट कन्वर्ट करते थे, एनर्जी को कन्वर्ट करना है। वन जूल को कन्वर्ट करना है ना। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना रहता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। तो फोर्स का होता था MLT-2, इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ डालो सबकी वैल्यू। M1 की वैल्यू केजी में है, नए यूनिट में भी वो केजी में ही है, केजी ही है, क्या फायदा हुआ। पावर में 1। लेंथ कितना है, पुराने में मीटर में था और नए में है 9.81 मीटर। पावर है 2। टाइम कितना है, पुराने में सेकंड में था, इस बार 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ऐसे लिखना है कि ऊपर नीचे कट जाए ना। नीचे मिनट लिखोगे, ऊपर सेकंड तो कटेगा नहीं ना। या तो ऊपर भी मिनट लिखो या नीचे, ऊपर मिनट नीचे मिनट, दोनों जगह मिनट लिखो या दोनों जगह सेकंड कर दो। पावर में है -2। कर दो सॉल्व इसको। केजी केजी कट गया, मीटर मीटर कट गया, सेकंड सेकंड कट गया। यहाँ आया, ये 60 के पावर -2 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 9.81। करो सॉल्व बच्चों, देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करके देखो कितना हो जा रहा है ये।
ये 6 और 6, 36 के आसपास कुछ आ जा रहा होगा। एक सेकेंड, इनका तो 10 की पावर 5 कुछ आया है, ये क्या चक्कर है? नहीं नहीं बच्चों, कैलकुलेटर कोई नहीं यूज करेगा। समरन कैलकुलेटर नहीं यूज करना है भाई। अच्छा अच्छा, ओके, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई यार। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है। देखो ये जो नए यूनिट सिस्टम में टाइम भी तो आपका चेंज हो गया था। नए यूनिट सिस्टम में टाइम भी चेंज हो गया था, तो आप टाइम को अभी शुरू में मत डालो, लास्ट में डालो, ये गड़बड़ हो गया यार। एक काम करते हैं, अभी इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, लास्ट में टाइम डालते हैं। लास्ट में डालो या यहाँ पर जब डालोगे, या लास्ट में डालते हैं सब वैल्यू में। लेंथ की जगह भी आपको क्या यूज कर देना है, 80 स्क्वायर यूज कर देना है। ठीक है बच्चों, इसकी जगह क्या यूज कर देना है, 80 स्क्वायर। या यहीं पे देखो डाल देते हैं, यहीं पे डालते हैं, रुको। ए की वैल्यू थी हमारी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं देखो, ए भी नया वाला डालोगे, टी भी नया वाला डालोगे ना। लेंथ की हमें नई यूनिट सिस्टम निकालनी है, तो नया वाला ए और नया वाला टी की वैल्यू डालनी है। तो ए तो हमने नया वाला डाला है, लेकिन टी हमने गलत डाल दिया था ना, टी भी नया वाला डालना है। नया वाला टी कितना है, 60 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। यहाँ पे ही गड़बड़ हो गया था ना। तो ये अब आपका लेंथ का, सॉरी मीटर, ये लेंथ हमारा नया वाले यूनिट सिस्टम में आ गया। अब लेंथ पता है नया यूनिट सिस्टम में, मास पता है, टाइम पता है, कर लो जैसे करते थे। बच्चों और समझाओ इसको। देखो पहले हमें मास दिया है नए यूनिट सिस्टम में, टाइम दिया है नए यूनिट सिस्टम में, और एक्सेलरेशन दिया है नए यूनिट सिस्टम में। हमें क्या चाहिए था, लेंथ चाहिए था नए यूनिट सिस्टम में। तो हमने ए का डायमेंशन फॉर्मूला लगाया और लेंथ निकाला। जब हम लेंथ निकाल रहे हैं और नया वाला लेंथ निकाल रहे हैं ना, पुराना वाला नहीं, नया वाला, तो नया वाला ए की वैल्यू नई वाली टी की वैल्यू डालेंगे तो नया वाला लेंथ आ जाएगा। अब मास टाइम लेंथ सब पता है, तो अब आप जैसे करते थे वैसे कर दो, हो जाएगा। या और समझाऊं बच्चों अब? लास्ट टाइम यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, मैंने पुराना वाला टाइम डाल दिया और ए नया वाला डाला। बच्चों गुड मॉर्निंग। नींद से जगो और जल्दी जल्दी बताओ, हो गया, समझ आया या नहीं आया? तो आगे चला जाए यार। तुम्हारा पहला मेजर टेस्ट सितंबर में होगा यार। प्लानर में डलवाऊंगा ना, 2 वीक बाद प्लानर डलवाऊंगा, अगस्त से स्टार्टिंग।
ये देखो कितनी दुख की। अरे बच्चों, ये राउटर ही बंद हो जा रहा है, ये लाइट की वजह से पावर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी आ रहा है अल्ट्रा खतरनाक वाला लैग, खत्म हो गया अभी। सोनू भैया को फिर से बुलाना पड़ेगा। बट लाइट ही नहीं है, पावर का दिक्कत है एक्चुअली। सोनू भैया भी क्या करेंगे पावर में? वो बोलेंगे पेड़ गिर गया है, वायर इधर उधर हो गया है। जैसे कुछ होता है तुरंत ये लोग बोलते हैं पेड़ गिर गया, वायर टूट गया, आप क्या करें? यार पहले तुम नाम बताओ, ये स्रॉ जो भी है, तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो बारिश को होने देते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, उसी में थोड़ा हम लोग ट्राई करते हैं। श्रवणी है, अच्छा। खतरनाक ढंग से नाम रखा है भाई तुमने तो आज। तो अब हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सोचा होगा उसने, कुछ लिख रही होगी हुई, तो उसी वजह से लगा दिया इसने। वो सारे राइटर का अपना अलग अलग कुछ नाम होता है ना, तो श्रवणी ने भी अपना नाम रख लिया स्वैग में। वैसे अभी तक कुछ ज्यादा खास लिखा नहीं था श्रवणी की, तूने नाम बदल दिया। थोड़ा अच्छा अच्छा लिखो फिर नाम बदलो। स्वैग पहले आ गया तुम्हारा। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का अगला पार्ट, यूनिट डायमेंशन के बाद। हाँ, लिमिटेशन, वेरी गुड सानिध्य। सानिध्य ने एकदम सही चीज बताई। तो अब हम लोगों को देखो, अगला पार्ट स्टार्ट करने से पहले लिखना था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देखो, ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या क्या है। जैसे पहला, आपने देखो जैसे पहला जब डिराइव किया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो आपने देखो 2 पाई अंडर रूट L/G में ये 2 पाई नहीं डिराइव कर पाए थे ना। अंडर रूट L/G तो डिराइव हो गया था, लेकिन ये पार्ट आपसे डिराइव नहीं हुआ था। डायमेंशन एनालिसिस जो होगा वो कांस्टेंट को नहीं बता सकता ना। तो ये इसकी लिमिटेशन है ना, कि जब आप डायमेंशन के थ्रू कोई भी रिलेशन डिराइव करते हो तो वो कांस्टेंट नहीं बताता है। फिर नेक्स्ट था कि जैसे आपने डायमेंशन एनालिसिस से ये चेक किया कि S = UT+½ AT² सही है, लेकिन मैं S = UT+½ AT² की जगह ऐसे लिख दूं
तो डायमेंशन एनालिसिस से ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फिजिक्स हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी सही आ रहा है क्या? कुछ इम्प्रूवमेंट है? तो अभी मैंने अपना लोकेशन चेंज किया है, तो देखता हूँ अगर सही सब कुछ चला तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। पावर कट का प्रॉब्लम है या राउटर का, पता नहीं। हाँ, टावर के नीचे ही आके बैठ गया हूँ कि यहाँ तो सिग्नल एकदम सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बच्चों, अब अबे ओम, अब ऐसे मत बोलो यार, अब टावर के नीचे बैठा हूँ फिर भी तुम बोलो लैग लैग। अभी भी लैग है क्या? अब ओम, अब तुम पहुंचो टावर के नीचे। ओम बेटा, अब तुम जाओ टावर के नीचे, मैं तो आ गया भाई। तो अब देखो यहाँ पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन सही है और ये गलत है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन एनालिसिस से भले ही आप चेक कर लो कि कोई रिलेशन सही है, बट उसके बाद भी आप 100% कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि वो सही है या नहीं। तो ये भी इसकी लिमिटेशन ही हुई ना, कि सही है ये भी कंप्लीट नहीं बता पा रहा है, बस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि भाई हाँ भाई आपका रिलेशन सही हो सकता है। तो डायमेंशन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज सही है तो वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ, वो फर्स्ट रूल का लिमिटेशन है ना ये। अच्छा, ये बताया हुआ है, ठीक है, तो ये लिमिटेशन में एक जगह लिखना पड़ेगा ना। फिर देखो नेक्स्ट है हमारा, अगला इसका क्या लिमिटेशन है?
कि जब आपको जैसे रिलेशन डिराइव करना है, तो जैसे इस टाइप का था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रिलेशन था तो आपने डिराइव कर लिया। लेकिन अगर जैसे कुछ इस टाइप का रिलेशन होता है, मान लो अगर समथिंग 2 पाई अंडर रूट L/G प्लस कुछ और भी यहाँ एडिशन में होता, अगर तो एडिशन वाला पार्ट आप यहाँ पे डिराइव कर ही नहीं पाते। समझो बच्चों, जैसे आपको बोला जाए कि S=UT प्लस हाफ AT² डिराइव करो, UT प्लस हाफ AT² डिराइव करो, तो ये क्या है, बीच में प्लस आया हुआ है, तो प्लस आने वाले रिलेशन आप डिराइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब भी डिराइव करने जाओगे आप ऐसे ही लिखोगे ना, S डिपेंड्स ऑन U, डिपेंड्स ऑन T, डिपेंड्स ऑन A, तो उससे क्या आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएंगे, कभी एडिशन फॉर्म में आ पाएंगे। तो जो आप बोलते हो कि डिराइव रिलेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस, वो बहुत ही लिमिटेड है। जब फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे। श्रवणी क्या नहीं समझा? श्रावणी भाई, ये तू तुरंत बोला करना, वो अभी अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रही है, यहाँ पे ही डाल दे भाई। श्रावणी, मैं अभी व्हाट्सएप नहीं चेक कर सकता, इधर ही मैसेज डालो। श्रावणी अनम्यूट करो। अच्छा अच्छा, ओके सॉरी, ये दूसरी श्रावणी है। अरे यार, बहुत कंफ्यूजन है। ये दूसरी श्रावणी 12th वाली, वो कुछ व्हाट्सएप पे डाउट भेज रही है, मुझे लगा ये क्लास के टाइम में ये अलग से व्हाट्सएप पे डाउट। मैंने कहा श्रावणी का आज अलग ही स्वैग चल रहा है, नाम भी अलग, डाउट पूछने का तरीका भी अलग। श्रावणी तो मुझे लगता है इस टाइम पे 1 दर्जन तो ग्रेविटी में श्रावणी ही होंगे, 3-4 11th में और 3-4-5 तो मेरे हिसाब से 12th में। श्रावणी नाम आजकल ज्यादा फैशन में चल रहा है। श्रावणी नाम है या श्रावणी नाम है? एक तो मेरा SH का प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ है यार। नहीं 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 श्रावणी, मैं रुला नहीं रहा हूँ भाई, खुश रहे तू, बट प्रोनाउंसिएशन बस पूछ रहा था। सर तो श्रावणी है। श्रावणी, ओके। तो देखो बच्चों, ये आपको लिमिटेशन समझ आया, जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में फिजिकल, हाँ वही तो। एक देख लो, मेरा नाम है जो कहीं कहीं एक मिलता है, और एक देख लो कि एक एक दर्जन नाम मिल जा रहे हैं थोड़े से बच्चों में। लेकिन सिद्धि को बहुत मजे आ रहे हैं नाम में, सिद्धि, लेकिन वही है, बहुत सीधी है, तो क्या करें अब। इसके घर वालों ने नाम सही रखा है, नाम मैच करा के एकदम सीधी सिद्धि है, तो सिद्धि रख दिया गया है। तो बच्चों देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि केवल हम लोग वही रिलेशन डिराइव कर सकते हैं इससे जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जो एडिशन फॉर्म में है वो रिलेशन डिराइव नहीं होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो थोड़ी देर ट्राई करो, S=UT प्लस हाफ AT² डिराइव करने का। धन्यवाद श्रेष्ठ, मुझे पता नहीं था कि स्टेटमेंट लिखाना है, तो अब मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। तो देखो क्या है ये, कि we can derive only that relation which are in multiplication form. अरे श्रावणी, इसके पेरेंट ने फिर थोड़ा रुके होंगे,
कुछ दिन तक तो वो घर में नाम रखते हैं ना, जो चिंटू पिंटू ऐसा कुछ रख दिया होगा, और फिर थोड़ा वेट किया होगा कि ये सीधी निकलेगी या टेढ़ी, और फिर नाम रखा इसका सिद्धि। हाँ तेजस, आज तो शुरू हो ही जाएगा यार एरर। एरर तो नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर तो आज शुरू हो ही जाएगा। सिद्धि डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई, चैट लोगों को पता नहीं चलेगा मैं क्यों ऊपर जा रहा हूँ। हो गया नोट। टेढ़े लोगों का नाम होता है जैसे श्रावणी, संग्राम, इस टाइप का नाम रहता है। तो हाँ, नहीं तो कई बार लोग गलती से गलत नाम भी रख देते हैं, तो मेरे साथ थोड़ा वो हो गया, बट नाम तो ऐसे ही होते हैं। तो देखो, इसमें और क्या पॉइंट था कि वी कैन नॉट डिराइव रिलेशन इफ इट इज हैविंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन इंक्लूडेड है ना, पावर अगर मल्टीप्लिकेशन में ही निगेटिव हो गया तो हो जाएगा, उसी को मल्टीप्लिकेशन बोलोगे। चलो अलग से भी लिख देता हूँ। समझो ना, जैसे अपन ने जब टाइम पीरियड डिराइव किया था तो अपन ने सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना, पावर निगेटिव आया तो डिवाइड हो गया। तो वो मतलब दोनों चीज इंक्लूड हो जा रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? अब देखो, केवल इतना ही लिमिटेशन नहीं है, इसके बाद भी दिक्कतें हैं इसके साथ। और क्या दिक्कत है इसके साथ? चौथी लिमिटेशन, कि मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में अगर हैं तो ठीक है, डिराइव हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सारे रिलेशन डिराइव होंगे। अगर मान लो आपका कोई रिलेशन है, वो डिराइव करना है, और वहां पर अगर वो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, 3 से ज्यादा, मान लो जैसे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो भी ये रिलेशन डिराइव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं डिराइव होगा? क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो लेंथ के पावर में कुछ आएगा, टाइम के पावर आएगा, मास के पावर आएगा, इसको भी आप क्या लिख दोगे? लेंथ अपॉन टाइम। तो ये अब लेंथ के पावर कुछ समथिंग ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब अगर ऐसे बनेगा तो जब आप ये पावर कंपेयर करोगे, इधर भी एक्स का डायमेंशन लिख लोगे और पावर कंपेयर करोगे, तो एक इसको कंपेयर करके आ जाएगा, एक इसको कंपेयर करके आ जाएगा, एक इसको कंपेयर करके आ जाएगा, तो इक्वेशन कितने आएंगे आपके पास? इक्वेशन आ रहे हैं 3, और आपके पास अननोन कितने हैं? 4। तो वो भी डिराइव नहीं होगा। ऐसा हो सकता है ना कि कोई रिलेशन में वेलोसिटी का भी टर्म हो, लेंथ का भी टर्म हो सकता है ना। तो अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है आपका रिलेशन, तो भी वो इससे डिराइव नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन आप 3 ही बना पाओगे, और जबकि अननोन रहेंगे 3 से ज्यादा। ठीक है बच्चों। इफ अच्छा, यहाँ पे भी कोई फंडामेंटल आया तो हो पाएगा डिराइव, अगर फंडामेंटल आया तो ना, अगर फंडामेंटल आया तो हो पाएगा।
अरे भंसाली जी कहाँ हो तुम? इतना आराम आराम से लिख रहे हो। लिखो जल्दी जल्दी। फोटो ले लो, सबको बैठा के रखोगे। जो भी बच्चों ने का आज पहली क्लास है वो लाइव अभी नहीं अटेंड करना। पहले जो भी टॉपिक चल रहा है उसके पुराने लेक्चर देख लो। यूनिट एंड डायमेंशन का पहले पुराने लेक्चर देख लो, फिर लाइव अटेंड करना शुरू करो। और ज्यादा बेटर है एक बार मुझे कॉल कर लेना जो भी नए बच्चे हैं, ताकि मैं एक बार बता दूं कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए अभी। इफ रिलेशन डिपेंड्स, ठीक है, जिन्होंने देख लिया वो अटेंड कर सकते हो ना। एक्चुअली अभी क्या है ना कि हर दूसरे तीसरे दिन एक दो बच्चे आते जा रहे हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूँ। इफ रिलेशन डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, तो फिर हम इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये लिमिटेशन हो गया क्लियर सभी को? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। हाँ, ऑल फंडामेंटल होंगे तो हो पाएगा। तो नॉर्मली आपसे देखो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, बस तेजस खत्म हो जाएगा, पेशेंस रखो यार। और देखो अभी एक क्लास तो और लग जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर आज हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में एरर होगा, फिर एरर के बाद एक क्लास में स्क्रू गेज और एक क्लास में वर्नियर कैलिपर, तो अगला वीक और चला जाएगा। बट ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर से एक क्वेश्चन आएगा, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एडवांस में भी मेंस में भी। ये चैप्टर इजी है, लेकिन इससे हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है, एरर वाले पार्ट से एक क्वेश्चन। एक मतलब बहुत ज्यादा हो गया, टोटल तो 25 ही तो क्वेश्चन आएंगे मान लो एग्जाम में। मेंस वाले में 25 आएंगे, एडवांस में 18 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर है 30, 30 चैप्टर में से 25 या 18 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन तो उस चैप्टर से आया तो ये बड़ी बात हो गई ना। अपना अभी क्या डाउट डिस्कशन बचा हुआ है? वेक्टर का एक्सरसाइज 2 से 2 तो कर दिया ना शायद। वेक्टर का 2 बचा हुआ है अभी। अच्छा अच्छा, ओके। वेक्टर का 2 बचा हुआ है, तो वेक्टर का 2 कब किया जाए बताओ? कल चलेगा, शाम को करते हैं फिर। शाम को चलेगा ना डाउट? जैसे लास्ट टाइम भी शाम को ही किया था ना शायद, इवनिंग में 8 बजे के करीब। आज नहीं यार, आज नहीं है, आज मूड नहीं है, अचानक से क्लास लगाने का मूड नहीं रहता यार, थोड़ा टाइम दिया करो कि मूड बनने की क्लास लेनी है। कल कर लेते हैं शाम को, कल शाम को कर लेते हैं। फ्राइडे को करें? फ्राइडे को चलेगा, फ्राइडे को भी चलेगा। ठीक है, फ्राइडे को कर लेते हैं। कल वाले लोग ज्यादा हैं, तो कल ही कर लेते हैं। ठीक है, कल कर लेते हैं, कल फिर शाम को करेंगे 8 बजे। कल शाम को 8 बजे। टाइम कब चाहता है तू अवधूत? यार अगर सबकी बात सुनूंगा तो हो ही नहीं पाएगा। वैसे टाइम देख लेता हूँ, तेरा क्या है एक्सपेक्टेशन? अवधूत बता जल्दी। 7 से 9 बस।
नहीं बस चलेगा। अबे यार वही तो टाइम है अपने पास। 7 से 9 में कहाँ बिजी रहते हो तुम? कल दोपहर में टाइम है तुम लोग के पास? दोपहर में, आफ्टरनून में कल तुम्हारी 1 बजे से क्लास होगी ना शायद? 3 के बाद है, 1 से 3। 11:30 to 12:30 कर दूं कल? 11:30 to 12:30 कल सुबह के टाइम में। यार तुम सबका सुनूंगा तो हो ही चुका, फिर तो रहने ही दो। उससे अच्छा बस यही है, कल मैं अपनी तरफ से फिक्स कर देता हूँ, कल शाम को 8 बजे। क्योंकि इतने लोग हैं, सबों की इतनी दिक्कतें हैं, सबकी दिक्कत एक साथ लेने जाएंगे तो हो ही नहीं पाएगा। थोड़ा तुम लोग भी एडजस्ट करो भाई, सारा एडजस्टमेंट मेरे से नहीं कराओ। अवधूत थोड़ा सा कर ले यार एडजस्ट, नहीं 1 दिन की बात है। तो देखो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो जो भी हम अगला स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट होगा। नहीं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स मतलब आप कोई भी जैसे एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट करने के टाइम में आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हो ना। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे आपको फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना रहता है। तो जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे ना। तो यहाँ पे अभी हम उससे रिलेटेड चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बार तो आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा ना बच्चों? एक बार पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर? अच्छा, अभी नहीं पढ़ो, ठीक है, ठीक, ओके। तो देखो यहाँ पे अक्सर आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, जैसे मान लो एक तो नॉर्मल स्केल होता है, कहीं लेंथ मेजर करना है तो स्केल यूज कर रहे हो, या वर्नियर कैलिपर यूज करोगे, स्क्रू गेज यूज करोगे, क्लॉक यूज करोगे, स्टॉप वॉच वगैरह होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मैं कुछ के नाम लिख दे रहा हूँ जो जनरल रहते हैं। स्टॉप वॉच, अब देखो हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मतलब जो सबसे छोटा टाइम वो मेजर कर सकता है ना। जैसे एक स्टॉप वॉच से सबसे छोटा टाइम आप कितना मेजर कर सकते हो? स्टॉप वॉच से सबसे छोटा टाइम आप मेजर कर सकते हो 1 सेकेंड। तो कोई बोल रहा है कि मैंने एक रीडिंग निकाली जिसकी वैल्यू है 2.5 सेकेंड, आपने कहीं टाइम मेजर किया 2.5 सेकेंड स्टॉप वॉच से, तो वो सही होगा? 2.5 सेकेंड क्या आप इससे मेजर कर पाओगे? तो अगर कोई बोलता है कि भाई मैंने रीडिंग निकाली है 2.5 सेकेंड, तो हम क्या बोलेंगे? गलत है तुम्हारी रीडिंग।
तुम्हारे पास तो 1 सेकंड से छोटा मेजर करने का है ही नहीं है, तो कहाँ से मेजर कर दिया तुमने 2.5 सेकंड। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक सबसे छोटा रीडिंग होगा जहां तक वो आप मेजर कर पाएगा। तो जो भी रीडिंग्स होंगी उसके मल्टीपल में आनी चाहिए। जैसे स्केल है, स्केल से सबसे छोटा रीडिंग आप कितना मेजर कर सकते हो? 1 mm। नहीं, स्केल से सबसे छोटी वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो 1 mm कर सकते हो। तो अगर कोई बोले भाई कि मैंने 2.5 mm मेजर किया है, तो बोला जाएगा तुम बेवकूफ हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। स्केल से आप 2.5 mm नहीं मेजर कर सकते ना, 1 mm के मल्टीपल में ही मेजर कर सकते हो। 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm ऐसे ही मेजर हो सकते हैं। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, आप उसके मल्टीपल में ही मेजर कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट क्या है? इट इज द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल में लीस्ट काउंट फॉर वॉच 1 सेकेंड है, लीस्ट काउंट फॉर स्केल इज 1 mm। ठीक है बच्चों। लीस्ट काउंट ऑफ स्केल लिखा है ये। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है मेजरिंग में? अच्छा, वर्नियर कैलिपर। सेकेंड एग्जाम्पल, ये वर्नियर कैलिपर लिखा हुआ है। वर्नियर कैलिपर नाम तो सुना ही होगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। तो अब देखो यहाँ पर, जब आप कोई भी मान लो वॉच से टाइम मेजर करके बता रहे हो, तो वॉच से जब आपने टाइम मेजर किया, तो मान लो आपने कहीं बोला कि जो टाइम आया वो कुछ आया 2 मिनट 30 सेकेंड ना। आपने कोई चीज की रीडिंग ली, टाइम मेजर कर रहे थे, आया 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड में ये जो क्या कुछ एरर पॉसिबल है, या ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 2 मिनट 30 सेकेंड? या अभी रुको, एकदम सिंपल सा रीडिंग लेते हैं। मान लो आपने रीडिंग ली 5 सेकेंड, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लिखते हैं, 5 सेकेंड आपने रीडिंग ली। तो जब आपने 5 सेकेंड बोला कि आपने रीडिंग ली है, तो 5 सेकेंड आपका स्टॉप वॉच में कैसे चलता है? पहला सेकेंड कंप्लीट होते 1 आ गया, दूसरा सेकेंड कंप्लीट होते 2 आ जाएगा, तीसरा सेकेंड कंप्लीट होते ही 4 आ जाएगा। ऐसे ही चलता है ना। 4 आ गया, पांचवा सेकेंड कंप्लीट होते ही 5 आ गया। अब 5 आने के बाद अभी छठा जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक 5 ही लिख के आ रहा है। समझ आ रहा है? 5, छठा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक 5 ही लिख के आ रहा है। आपने मान लो छठा जस्ट कंप्लीट होने के पहले स्टॉप वॉच बंद कर दी, छठा सेकंड कंप्लीट होने के जस्ट पहले स्टॉप वॉच बंद कर दिया, तो रीडिंग कितनी दिखेगी आपको? 5 ही दिखेगी ना। जबकि एक्चुअल में वो कितनी हो चुकी होगी? एक्चुअल में वो 5+1 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन आपने उसको 5 ही देखा। या फिर अब ऐसे सोचो, अगर आपने मान लो चौथा सेकंड कंप्लीट होते ही 4 आ चुका था ना, फिर उसके बाद पांचवा सेकंड कंप्लीट हो रहा है। हम्म
ठीक है, तो इसको अब देखो, अगर आपने मान लो 5वां सेकंड कंप्लीट होने के जस्ट पहले उसको बंद कर दिया, 5वां सेकंड कंप्लीट होने के जस्ट पहले अगर आपने स्टॉप वॉच बंद किया तो रीडिंग कितनी आएगी? 4 आएगी। 4 मतलब 5 - 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार जो आपको रीडिंग मिलती है, आपको जो रीडिंग मिल रही है वो 5 से +1 या 5 से -1, इसमें एरर रहता है। जैसे आपको 4 है लेकिन आपने उसको मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखो, आप इसको ऐसे बोलोगे कि अगर आपने 5 सेकंड की कहीं पे रीडिंग ली हुई है तो वहां पे 1 सेकंड का एरर पॉसिबल होता है। जितना लीस्ट काउंट होता है उतना वहां पे कम या ज्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो 5 सेकंड में आप बोलोगे +- 1 सेकंड का वहां एरर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपने 1 सेकंड ज्यादा मेजर कर लिया या 1 सेकंड कम मेजर किया है। ठीक है बच्चों, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उतना प्लस माइनस का वहां पे एरर पॉसिबल होगा उस रीडिंग में। जैसे मान लो आपने स्केल से कोई रीडिंग दी ना, स्केल से कोई रीडिंग ले रहे हो आप ना, तो उसमें ऐसे डिविजन्स बने होते हैं ना। ये मान लो 1-1 mm के डिवीजन बने हैं और आपने कोई चीज मान लो इतने में ही फिट हुई, समझो पूरा इस डिवीजन तक नहीं आया, वो इन दो डिवीजन के बीच में रह गया। बट आप तो इसके मल्टीपल में ही बताओगे ना, तो या तो आप यहाँ तक बताओगे या यहाँ तक बताओगे। तो वहां पे आप जो भी रीडिंग है उसमें आप एक डिवीजन का वहां पे आप बोलोगे कि एरर रह गया ना। आपने मान लो बोला कि ये मान लो 12.2 सेंटीमीटर है या 12.3 सेंटीमीटर है। मान लो यहाँ तक आता है 12.2 सेंटीमीटर और यहाँ तक अगर लेते हो तो आता है 12.3 सेंटीमीटर और वो बीच में कहीं आ रहा है। तो आप जब रीडिंग लेते हो 12.2 सेंटीमीटर आपने बताया, तो यहाँ पे आपका क्या है, ±0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm का वहां पे एरर आप मान के चलोगे कि है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें जितना लीस्ट काउंट होता है उतना हम मान के चलते हैं कि इतना तो एरर हो ही सकता है ना। 1 जो भी लीस्ट काउंट होगा उतने के बराबर का। ना तो हम ये बोलेंगे कि लीस्ट काउंट इज द वैल्यू which can be possible as error इन रीडिंग। कोई भी रीडिंग जब लोगे तो उसमें लीस्ट काउंट के बराबर का एरर पॉसिबल रहेगा। तो अब देखो, जब आप लीस्ट काउंट के बराबर आपको पता है कि एरर होता है, तो अब मैं अगर इससे रीडिंग लेने जाऊं, मान लो मैंने इससे रीडिंग लेके लिख दिया 12.25 सेंटीमीटर, तो क्या मेरे को ऐसा लिखना अलाउ है? मैंने खुद से सोचा कि भाई 2-3 के बीच में आ रहा है तो लिख दो ये आधा हो गया ऐसे। तो देखो, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जाता है कि भाई जो चीज जितना आप मेजर कर पा रहे हो वही लिखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। जो आपका इंस्ट्रूमेंट जहां तक मेजर कर पा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रीडिंग बताना है। तो आपको फिजिक्स में क्या बोला जाता है कि अगर ये 0.1 सेंटीमीटर तक आप मेजर कर सकते हो तो आप यहीं तक बता सकते हो, आप ये बता ही नहीं सकते। और इसमें भी जो 0.2 है वो एक्चुअल में क्या है, वहां पे एरर पॉसिबल है। 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा भी हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है। सो वो सेकंड से भी छोटी यूनिट होती है, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट क्या उसको मेजर कर रहा है? आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर यूज किया है?
अगर आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेकंड का भी मान लो 1/10 मेजर कर पा रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग बताओगे। आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो? मिलीमीटर से भी छोटा मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर। आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी रीडिंग बताओगे। समझो, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने यूज कर रहे हो स्केल, और स्केल से रीडिंग आ सकती है 12.2 तक, और आप बता रहे हो 12.2567 सेंटीमीटर। आप डेसिमल के 4 डिजिट तक बोल लो मेरे को पता है कितना है। जब आपके इंस्ट्रूमेंट में ये फीचर ही नहीं दिया है, तो आप इस फीचर को कहां से यूज कर दे रहे हो? आपका इंस्ट्रूमेंट बस आपके डेसिमल के 1 डिजिट तक बता पाता है, स्टॉप वॉच आपका केवल 1 सेकेंड तक बता पा रहा है। तो आप सेकेंड से छोटा टाइम मेजर करके बताओगे नहीं। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में दिया है तो मेजर करो, नहीं दिया है तो मत करो। सिंपल सी बात है ना। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, सिंपल रखना है चीजों को ना। तो ये 12.2 सेंटीमीटर तक आपको अलाउ है, ये अलाउ ही नहीं है। अबे समीरन, मैंने क्या बोला? अगर आपके स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के मल्टीपल में करो। अगर वो बोल रहा है कि मिली सेकेंड है तो मिली सेकेंड में मेजर करो, जो है वो मेजर करो। समझो बच्चों, आपके इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है आप उसी के मल्टीपल में ही मेजर करोगे। सिंपल सी बात है ना, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास जो स्टॉप वॉच है वो 1 सेकेंड के मल्टीपल में मेजर कर रहा है, तो मैं 1 सेकेंड के मल्टीपल में रीडिंग बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों। अब देखो, जब आपने ये रीडिंग बताई, तो इस रीडिंग में 1 और 2, इन दोनों डिजिट में कोई डाउट है कि ये गलत है या सही है? ये दोनों डिजिट तो आपको पता है कि ये सर्टेन डिजिट है। ये दोनों तो आपके सर्टेन डिजिट। जो डाउट है वो यहाँ पर है ना, इसमें प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है। मतलब ये 0.3 के करीब भी जा सकता है, 0.1 के करीब भी जा सकता है। तो ये वाली जो रीडिंग है इसको आप बोलते हो डाउटफुल डिजिट, क्योंकि वहां पर एरर हो सकता है। समझो, तो कोई भी रीडिंग जब बतानी है, तो आप रीडिंग कैसे बताते हो? सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। एक से ज्यादा नहीं जा सकते। यहां तक ये डाउटफुल है तो ये तो है ही डाउटफुल। दो डाउटफुल नहीं ले सकते ना, एक ही डाउटफुल ले सकते हो। हाँ, लेकिन आप 0.9 में डाउट है ना, उसकी वजह से वहां पर चेंज आ सकता है। डाउटफुल आपका क्या है, 1-2 तक तो कंफर्म है, और 0.9 जब 0.1 बढ़ेगा तो उस हिसाब से 12 की वैल्यू चेंज होगी। तो आप देखो, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जब भी आप कोई रीडिंग लेते हो तो रीडिंग आप कैसे हमेशा एक्सप्रेस करोगे? जब भी एक एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स को हम बताते हैं, तो हमेशा हम कैसे बताते हैं? सर्टेन डिजिट्स बताते हैं प्लस 1 अनसर्टेन। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करने में आपको बता दिया गया है कि एक से ज्यादा अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट आपको नहीं बताना ना। तो इतने डिजिट्स को जो आप रीडिंग लेके बताओगे, तो इनको हम बोलते हैं, ये सब आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट, ऐसे बोलते हैं। समझो, हम
इससे ज्यादा डिजिट्स बता ही नहीं सकते हैं। अगर आपने मान लो यहाँ पे 12.25 लिखा है तो ये 5 आपका सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, यहीं तक होगा। आप इसको लिख ही नहीं सकते ना, आपको अलाउ ही नहीं है, तो लिखोगे भी नहीं और काउंट भी नहीं करोगे। समझ आ रहा है बच्चों? कोई भी जब रीडिंग लोगे, यहाँ पे देखो सब कुछ आपको एक्सपेरिमेंटल चीजों की बात चल रही है ना, तो एक्सपेरिमेंट में जो रूल्स हैं वो फॉलो करना है, और उस हिसाब से ही आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स वगैरह कहीं पे भी पूछे जाएंगे तो बताना रहेगा। समझ आ रहा है बच्चों? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? कोई भी रीडिंग में सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो हम लोग अब ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आप कैसे कोई रीडिंग में अगर लिखा हुआ है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर वहां से समझोगे कि कितने वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपके काम के कितने फिगर्स हैं। तो हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हम किसको बोल रहे हैं? इन एनी रीडिंग certain digits and one doubtful digit are called significant figure। और जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर कहीं पे भी रीडिंग में निकालते हो, मान लो कहीं रीडिंग में आई 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट चेंज करके लिखने से चेंज नहीं होता। हाँ, वो तो कितने भी हो सकते हैं, वो तो एग्जाम्पल में मैंने बताया ना, वहां पर एग्जाम्पल था 12.2। सर्टेन डिजिट कितने भी हो सकते हैं, आपने कितनी बड़ी बॉडी को मेजर किया है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि मान लो आपने कहीं पे लिखा रीडिंग में कि 12.2 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग है, और अगर आप इसी को मिलीमीटर में लिखते हो तो आपका मिलीमीटर में क्या आ जाएगा? 122 मिलीमीटर। तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेंगे ना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, 1 2 3 वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिट चेंज करके आप कुछ भी लिख दे रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा सेम रखना रहता है यूनिट चेंज करने के बाद भी। तो ये पॉइंट लिख लेना है कि नंबर ऑफ significant figure will not change by changing यूनिट ना। यूनिट चेंज करने से कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं कराते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कहीं पे रीडिंग है 100.2 सेंटीमीटर, ये रीडिंग आई है, तो हम लोग कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं 1.002 इंटू 10 के पावर 2, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो भी सिग्निफिकेंट फिगर अगर यहाँ पे 4 था, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4 ही होना चाहिए ना। तो उसका जो नोटेशन चेंज करेंगे तो उससे भी सिग्निफिकेंट फिगर कोई भी रीडिंग में चेंज नहीं होनी चाहिए। ये रूल बनाए गए ना कि चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग नोटेशन। चेंज करने से चेंज नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन लिखो या फिर नॉर्मल लिखो, कैसे भी लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे। ठीक है बच्चों? अब देखो, जब हमें ये पता है कि
सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे ये चेंज करके लिखेंगे तो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब वो चेंज अगर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। आपको उस रूल्स को फॉलो करते हुए ही कभी भी चेंज करना पड़ेगा, या फिर कोई रीडिंग लिखी हुई है तो उसको आपको रीड करना पड़ेगा। अगर रूल्स नहीं होंगे तो आप कुछ भी लिखोगे ना। जैसे मान लो आपको कहीं पे लिखा गया कि 1 kg, मान लो आपके पास कोई रीडिंग है, आपने कोई मास मेजर किया है और 1 kg रीडिंग आई है, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 है कि नहीं? लेकिन आपने इसको ऐसे लिख दिया, 1000 ग्राम लिख दिया, तो इसको मैं 1000 ग्राम लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं 1.000010⁻3। लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। आप कोई भी चीज को ऐसे बहुत तरीके से लिख सकते हो। तो अब आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं सो दैट कि आप जब लिखो तो आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करो, सो दैट कि अगर यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो जब आप उसको कन्वर्ट करके लिखो तो उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला सही तरीका है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं सो दैट कि जब आप नोटेशन चेंज करो, यूनिट चेंज करो, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज ना हो। और अगर कहीं पे आपको कोई रीडिंग दी गई है तो आप उसको पढ़ के समझ पाओ कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। समरन अभी कोई दिमाग नहीं लगाने का, अभी जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो। सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखना पड़ता है। तो अब वो रूल्स क्या क्या है? तो सबसे पहला रूल, अगर कभी भी कोई रीडिंग लिखी हुई है तो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उन सबको हमेशा आपको सिग्निफिकेंट काउंट करना पड़ेगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर ना। तो जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 135.4, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, सारे नॉन जीरो है ना, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझो, अगर मान लो आपने एक स्केल से रीडिंग निकाली और रीडिंग आई 12.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर कोई ने गलती से ऐसे लिख दिया, स्केल से रीडिंग ली और ऐसे लिख दिया, अगर उसने लिख दिया है तो हमें नहीं पता कि उसने क्या है। हम इसको देख के क्या समझेंगे कि जिसने लिया है उसका इंस्ट्रूमेंट 0.01 सेंटीमीटर तक सही बता रहा होगा। हमें नहीं पता उसने स्केल से लिया है कैसे, हम तो रीडिंग देखेंगे और रीडिंग देख के हमें लगेगा कि अच्छा इसने डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 है यहाँ पर। समझो, उसने अगर ऐसा लिख दिया तो हम तो उसको ये पढ़ लेंगे, तो इसलिए जो लिख रहा है उसको ध्यान रखना है कि बाद में इसका क्या मतलब समझा जाएगा। तो आप ऐसे ही लिखो कि बाद में इसका गलत मतलब ना निकले। तो आपको स्केल से अगर आपने मेजर किया है तो आप ऐसे लिखोगे ही नहीं ना। अगर आप एक समझदार इंसान हो तो आप ऐसा काम करोगे ही नहीं, क्योंकि बाद में तो लोग क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो इसको भी काउंट कर लेंगे। जबकि आपको पता है कि आपका यही डाउटफुल है, ये तो बहुत ज्यादा डाउटफुल हो गया, तो आपको यहीं तक अलाउड था, तो आपको ये लिखना ही नहीं चाहिए था ना। तो आप कभी भी कोई रीडिंग लोगे, इसलिए तो जहां तक अलाउ रहता है वहीं तक लिखते हैं ना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग नहीं तो बाद में लोग पढ़ेंगे तो सारा काउंट कर लेंगे। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? All non-zero digits are taken as significant figure. अगर रीडिंग लिखी है ऐसे तो मैं यहाँ 4 ही पढ़ूंगा सिग्निफिकेंट फिगर ना। तो आपको अगर स्केल से रीडिंग ले रहे हो तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए, ये लिख दिया तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है, अगर कभी भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएगा तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट लेंगे। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर
टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर ना। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो लिखा है, मान लो 502.4 सेंटीमीटर, तो अब आपका ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है ना। तो यहाँ पे आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे? 1 2 3 4 ना। यहाँ पे आप बोलोगे 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर नेक्स्ट आता है, अच्छा टाइम हो गया। अरे यार, 2 क्लास पहले से सोच रहा हूँ आज सिग्निफिकेंट फिगर खत्म करना है, 2 क्लास निकल गई अभी तक वही नहीं हुआ। ड्रॉ आउट बहुत पूछते रहो तुम लोग। हाँ तो भी काउंट होगा। और अभी थोड़ी देर तक बच्चों, जब तक पूरा मैं पढ़ा ना लूं सिग्निफिकेंट फिगर, आप कोई क्वेश्चन नहीं बनाओगे। पहले मुझे सब पढ़ा लेने दो, आपको मतलब समझ आ जाए कि क्या चल रहा है, फिर आप क्वेश्चन बनाना। होमवर्क तो अब क्या ही दूं, सब तो ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन का हो ही चुका है। एक्सरसाइज 2 आप खुद से ट्राई कर लो, लेकिन वो क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, वो एक्स्ट्रा क्लास में हो पाएगा। नहीं तो अपना 2 साल का सिलेबस पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में हो चला जाएगा, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज 2 क्लास में करेंगे तो वो हम लोग अलग से डाउट सेशन में करेंगे ना। ठीक है बच्चों, फिर अब अगली क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय बच्चों।